हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए हैं। संवैधानिक प्रावधान कहने का मतलब है कि इसका संविधान में क्या स्थिति है, और उसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि इसका संवैधानिक स्रोत क्या है, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि ये किस देश के संविधान से लिया गया है। और अगला पॉइंट पढ़ना है इसका निर्बंधन और स्थगन। निर्बंधन और स्थगन कहने का मतलब हुआ क्या इस पर किसी भी प्रकार का बंधन लगाया जा सकता है, और स्थगन का मतलब हुआ क्या इस पर किसी भी प्रकार का रोक लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें संशोधन, क्या इसमें संशोधन किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं, इसका संविधान में क्या वर्णन किया गया है संशोधन का। और ये भी बात को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि कोई भी विधि संशोधन के साथ ही आगे बढ़ता है, अर्थात वो कानून आगे तक नहीं जा पाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, कि मूल अधिकार का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण का मतलब होता है कि कौन से अधिकार किसको प्राप्त होंगे, अर्थात वैसे कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। और इसके बाद अंतिम पॉइंट हमको समझना है कि मूल अधिकार का प्रकार कितना है भारतीय संविधान में। तो हम वहाँ पर देखेंगे कि मूल रूप से मूल संविधान में 7 प्रकार से था, अभी वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। अब हम आके बात करते हैं इसके परिचय वाले टॉपिक पर आके बात करते हैं कि ये है दरअसल क्या। मूल अधिकार देश का मौलिक विधि होता है जो संविधान में उल्लेखित होते हैं, जो संविधान में क्या होते हैं, उल्लेखित होते हैं, और ये संविधान के द्वारा ही रक्षित होते हैं और प्रवृत्त होते हैं। रक्षित और प्रवृत्त का मतलब है संविधान द्वारा दिए जाते हैं और संविधान द्वारा ही इसे सुरक्षा भी दिया जाता है। ये इस तरह का स्थिति उत्पन्न करता है जिससे कोई व्यक्ति अपना मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास कर पाता है, और इसके साथ ही ये विधानमंडल और कार्यपालिका के शक्तियों को भी मर्यादित करता है। अगर विधानमंडल कुछ ऐसा कानून बनाता है जिससे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तो वह कानून वहाँ तक शून्य हो जाएगा जहाँ तक उसका उल्लंघन करता है। और इसका हम देखेंगे मूल अधिकार में संवैधानिक प्रावधान। मूल अधिकार में इसका संवैधानिक प्रावधान जो है वो भाग 3 में स्थित है। एक टॉपिक इसका बनाया गया है, भाग 3 है, और इसका शीर्षक भी है मूल अधिकार। और ये अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक है। कितना से है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और इसी में इतना ही 12 से 35 में ही मूल संविधान में ये 7 प्रकार के दिए गए थे। कितने थे? 7 प्रकार के दिए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। एक जो संपत्ति का अधिकार था उसे यहाँ से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 20 एवं 21 का निलंबन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है, और अनुच्छेद 14, 19, 21 को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है, अर्थात इसे अंग्रेजी में गोल्डन ट्रायंगल भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसका संवैधानिक स्रोत। भारत का जो मूल अधिकार है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और किंतु आपातकाल में इसे आपातकाल में स्थगन, इमरजेंसी के दौरान इसका स्थगन जो किया जाता है वो ये व्यवस्था जो है जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल में स्थगन जो है, स्थगन की व्यवस्था जो है वो कहाँ से लिया गया है? स्थगन की व्यवस्था जो है वो जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। निर्बंधन और स्थगन के बारे में अनुच्छेद 19(2) से लेकर 19(6) तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 33 तक, अनुच्छेद 33 में है इसके निर्बंधन, अनुच्छेद 34 में इसके निर्बंधन है। और स्थगन के बारे में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 352 है जो इमरजेंसी को दर्शाता है। संशोधन जो है, संशोधन को समझने के लिए दोस्तों हमें कुछ केस को स्टडी करना पड़ेगा। जैसे में शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद का मामला जो 1951 में आया था। दूसरा है सज्जन सिंह का केस, जो सज्जन सिंह का केस 1965 में आया था। और इसके बाद देखना है गोलकनाथ का मामला क्या है जो 1967 में आया था। और एक देखना है केशवानंद भारती 1973 का मामला देखना है। और अंत में देखना है वर्गीकरण, कि कौन से मूल अधिकार जो हैं वो नागरिकों के प्राप्त हैं और कौन से मूल अधिकार जो हैं दोस्तों वो कौन से मूल अधिकार हैं जो विदेशी और प्लस नागरिक दोनों को प्राप्त हैं। और प्रकार में देखेंगे
कि इसके कितने प्रकार से विभाजित किए गए हैं। एक बार फिर से हम इस टॉपिक को दोबारा दोहरा लेते हैं और उसके बाद हम एक एक करके सभी टॉपिक को विस्तार से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मूल अधिकार का परिचय से समझिए। मूल अधिकार जो होता है किसी भी देश का मौलिक विधि होता है जो संविधान में उल्लिखित होती हैं और इसमें संशोधन करने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक होता है। ये संविधान द्वारा ही रचित होते हैं और प्रवृत्त होते हैं, अर्थात कहने का मतलब है इसको संविधान के द्वारा ही सुरक्षा दिया जाता है और संविधान के द्वारा ही लोगों को प्रवृत्त भी किए जाते हैं और ये परिवर्तनीय होते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए पूर्ण मानसिक, भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करता है। और अंत में देखेंगे कि कार्यपालिका तथा विधानमंडल के शक्तियों को मर्यादित करता। अगर आप इसके बाहर जाकर कानून बनाते हैं तो वो उस मात्रा तक शून्य हो जाता है जिस मात्रा तक फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। और फिर देखना है इसका संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान में इसका भाग 3 में जगह दिया गया है जो 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में है और 12 से 35 के बीच में ही लगभग ये मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे जो अभी वर्तमान में 6 है। 7वां जो था संपत्ति का अधिकार था और उसे यहाँ से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है जो अनुच्छेद 300A में है। अनुच्छेद जो है 20 एवं 21 का निलंबन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 को स्वर्णिम त्रिभुज अर्थात अंग्रेजी में इसको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इसका संवैधानिक स्रोत अमेरिकी संविधान से लिया गया। भारत का जो मूल अधिकार आप जो पढ़ते हैं या फिर जो है हम लोग को दिए गए हैं संविधान के द्वारा, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है, लेकिन इसका इमरजेंसी के दौरान जो स्थगन किया जाता है ये व्यवस्था जो है वो जर्मनी से लिया गया है। और इसमें निर्बंधन और स्थगन को देखना है कि इसमें निर्बंधन जो है अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 33 एवं 34 में इसके निर्बंधन का जिक्र किया गया है और इसके स्थगन का बात अगर किया जाए तो अनुच्छेद 352 में दिया गया है। अब बात रह गया कि इसमें संशोधन, हमको इसके संशोधन को समझने के लिए कुछ केस को पढ़ना होगा। जैसे में केस है शंकरी प्रसाद 1951 का मामला है, सज्जन सिंह 1965 का मामला है, गोलकनाथ 1967 का मामला है और सबसे इम्पोर्टेंट केस जो है केशवानंद भारती 1973 है। अरे एक केस और आया था वामन राव का जो मामला आया था वो आया था 1983 का मामला है। 1983 या एग्जैक्टली 1981 का मामला होगा। इसके बाद हम वर्गीकरण को पढ़ेंगे कि कौन से अधिकार केवल नागरिक को प्राप्त है और कौन से अधिकार जो है वो नागरिक प्लस विदेशी को प्राप्त है। और अंतिम में पढ़ेंगे कि संविधान का प्रकार कि मूल अधिकार का कितना प्रकार है। ठीक है दोस्तों, तो हम एक करके टॉपिक का विस्तार बढ़िया से करते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को पूरी अच्छी तरह से कवर कर लिया था और हमने ये भी बात की थी कि सभी टॉपिक के विस्तार से एक करके पढ़ लिया जाएगा। और ये टॉपिक शुरू किया जाता है निर्बंधन और स्थगन से। फंडामेंटल राइट्स का निर्बंधन और स्थगन के बारे में विस्तार से पढ़ना है। निर्बंधन के बारे में 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 19 है और एक अनुच्छेद 33 है। और 2 अनुच्छेद जो हैं अनुच्छेद 34 और 352 ये स्थगन को दर्शाता है। अनुच्छेद 19 एक जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है अर्थात बोलने की आज़ादी देता है और इसके साथ ही हमें 6 और मूल अधिकार इसके साथ दिए गए हैं, किंतु इस पर एक युक्त निर्बंधन लगाया गया है जो अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19(6) तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 33 जो है उन सीमा बलों, सुरक्षा बलों, पुलिस, आसूचना, दूरसंचार आदि क्षेत्रों में जो कार्यरत हैं उनके मूल अधिकारों का स्थगन किया गया है, किंतु उनके मूल अधिकार वहीं तक स्थगन है जहां तक उन्हें अनुशासित बनाया जा सके। निर्बंधन को ये देख लिए हम, अब इसका स्थगन देखना है। स्थगन के लिए दो ही अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 34 जो है जिसे हम मार्शल लॉ भी कहते हैं, सेना विधि भी कहते हैं, और जिस क्षेत्र में सेना विधि लागू होता है उस क्षेत्र का मूल अधिकार अपने आप स्वतः निलंबित हो जाता है।
अनुच्छेद 352 जो है वो आपातकाल है। आपातकाल जहाँ भी लागू किया जाता है वहाँ अपने आप अनुच्छेद 358 एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और जिसके कारण अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि अनुच्छेद 19 के साथ साथ कई अन्य मूल अधिकारों को स्थगित करना है तो अनुच्छेद 359 का प्रयोग करके वे अन्य मूल अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं। आपातकाल लगने के 3 आधार दिए गए हैं। पहला है युद्ध है, दूसरा बाह्य आक्रमण है, और तीसरा है आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की उद्घोषणा की थी, किंतु मोरारजी देसाई की पार्टी जनता पार्टी की सरकार ने यह घोषणा किया कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम आंतरिक अशांति शब्द को हटा देंगे, और इसलिए 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जनता पार्टी की सरकार ने आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया, और इसके साथ ये भी बात मेंशन किया कि अनुच्छेद 20 एवं 21 किसी भी हालत में स्थगित नहीं किए जाएंगे। तो ये था दोस्तों निर्बंधन और स्थगन, फंडामेंटल राइट्स का निर्बंधन और स्थगन। हम एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेंगे कि इसका निर्बंधन जो है वो 2 अनुच्छेद में जिक्र किया गया। एक अनुच्छेद 19 है और दूसरा अनुच्छेद 33 है। अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कई 6 अधिकार दिए गए हैं, और इस पर निर्बंधन जो है अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक दिए गए। हम इसके विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 33 जो है प्रतिरक्षा सेना, सुरक्षा बलों, पुलिस, आसूचना तथा दूरसंचार आदि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मूल अधिकार को स्थगित किया गया है, लेकिन उसके मूल अधिकार वहीं तक स्थगित हैं जहां तक उन्हें अनुशासित किया जा सके। अनुच्छेद इसका स्थगन जो है फंडामेंटल राइट्स का स्थगन जो है वो 2 अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 34 और दूसरा अनुच्छेद 352 है। अनुच्छेद 34 है जिसे हम सेना विधि, मार्शल लॉ भी कहते हैं। ये भारत के किसी भी क्षेत्र में लागू होने के साथ ही ये मूल अधिकार को निलंबित कर देता है। अनुच्छेद 352 इसको आपातकाल कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। इसे लागू होते ही अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है और अनुच्छेद 19 को निलंबित कर देता है। आपातकाल लागू होने के 3 आधार दिए गए थे। कितने आधार थे? 3 आधार थे। पहला युद्ध है, दूसरा बाह्य आक्रमण है और तीसरा आंतरिक अशांति है। आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटाकर इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। साथ ही ये भी जोड़ा गया कि अनुच्छेद 20 एवं 21 को किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं किया जाएगा। यह था निर्बंधन और स्थगन। हम अगले टॉपिक में बात करेंगे कि क्या क्या मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है या फिर नहीं। तो अगला टॉपिक होगा मूल अधिकार में संशोधन। हेलो दोस्तों, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट का निर्बंधन और स्थगन टॉपिक को पढ़ लिया था। अब इसमें केवल संशोधन बचा हुआ था, वर्गीकरण और इसके प्रकार बचा हुआ था। संशोधन में हमने आपको बताया था कि इनमें हमें संशोधन को समझने के लिए कि फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, इसमें हमको कुछ केस को स्टडी करना पड़ेगा और केस के माध्यम से ही हमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या निर्धारित किया है। और केस का नाम था शंकरी प्रसाद, जो आया था 1951 का मामला है। और एक केस है सज्जन सिंह जो 1965 का है। उसके बाद गोलकनाथ है जो 1967 में। उसके बाद है केशवानंद भारती 1973 ईस्वी का मामला। और इन केसों को हम एक एक करके विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो पहला केस है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। दरअसल हुआ क्या था कि 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला संविधान संशोधन किए कि ज़मींदारी प्रथा को समाप्त कर देना है, और इसलिए वे ज़मीन सभी का अधिग्रहण करके भूमिहीन किसानों में ज़मीन बांटने का एक योजना बनाई। जब ज़मींदारों का ज़मीन लेने लगे तो वे लोग हाई कोर्ट चले गए और उसके खिलाफ़ अपील किया कि ये जो ज़मीन हमारा जो लिया जा रहा है वो हमारे दिए गए मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि हमको फंडामेंटल राइट्स मिला है, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है, और ये कानून के माध्यम से हमारे ज़मीन को हड़प रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अवैध है। इसलिए तो ये तर्क दिए। तो
केस तो था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद जो है मूल अधिकार में सामान्य विधियों के माध्यम से संशोधन तो नहीं कर सकती है, किंतु अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके उसमें संशोधन कर सकती है। तो इसके बाद एक केस आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में आया। इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद में दिए गए निर्णय को बनाए रखा। इसमें एक नया मोड़ तब आया जब अगला केस गोलकनाथ में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, इसमें 11 न्यायाधीशों के पीठ बैठे और जिसमें 6-5 से निर्णय किया कि संसद जो है अनुच्छेद 368 के प्रयोग करके भी संविधान मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। और फिर इस तरह से गोलकनाथ के मामलों ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामलों में दिए गए निर्णय को पलट दिया। इसके बाद एक केस आया, बड़ी फेमस केस था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। इसमें 11 जजों की, अब तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ा न्यायाधीश बेंच बैठा है, 13 जज बैठे। देखिए, चूँकि आप देखेंगे गोलकनाथ में 11 जज ही हैं और इसमें आप देखेंगे 13 जज में। अगर आपसे सवाल ये होता है कि किस केस में अब तक का इतिहास, भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा जजों की बेंच बैठी है, तो आप उसमें निर्णय उत्तर कर सकते हैं केशवानंद भारती। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से संसद फंडामेंटल राइट्स में संशोधन तो कर सकती है, और इसी के साथ गोलकनाथ में दिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। लेकिन साथ ही इसमें एक नया शब्द, नया टर्म इसमें जोड़ दिए कि संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, उसमें बदलाव, संशोधन नहीं कर सकती है। अब आधारभूत ढांचा के बारे में उतना स्पष्ट तो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, लेकिन फिर भी ये निर्धारित कर दिया कि संविधान के आधारभूत ढांचा में संशोधन नहीं कर सकते हैं। जज जो है, आप देखेंगे कि जब जज बैठते हैं तो अगर सिंगल जज सुनवाई कर रहे हैं, है ना, सिंगल बेंच, एक जज अगर सुनवाई कर रहे हैं तो उसको सिंगल बेंच कहते हैं। यदि डबल दो जज मिलके निर्णय दे रहे हैं, तो उसे डबल बेंच कहा जाता है। 3 जज मिलकर अगर निर्णय कर रहे हैं तो ये फुल बेंच कहलाता है। और इसके बाद विषम संख्या में जज बैठते हैं। जैसे अभी 3 है, 3 के बाद 5 होंगे, 5 के बाद 7 बैठेंगे, 7 के बाद 9 बैठेंगे, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। अब तक के तो इतिहास में 13 जज ही बैठे हैं। तो अगर 5 या 5 से प्लस जज बैठकर निर्णय करते हैं तो इसको हम संवैधानिक बेंच कहते हैं। संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। ये जज का है बैठने का, मतलब कितना जज मिलकर निर्णय कर रहे हैं। अगर एक जज बैठकर निर्णय कर रहे हैं तो सिंगल बेंच, दो जज मिलकर निर्णय कर रहे हैं तो डबल बेंच, अगर 3 जज बैठकर निर्णय कर रहे हैं तो फुल बेंच, और 3 जजों के बाद विषम संख्या में जजों की किसी भी निर्णय में जज का जो नियुक्त किया जाता है विषम संख्या में किया जाता है। जैसे 3 के बाद 5 होंगे, 5 के बाद 7 होंगे, 7 के बाद 9 होंगे, 9 के बाद 11 होंगे, 11 के बाद 13 होंगे। हालांकि 13 अब तक के भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा बेंचों की संख्या यही है, 13 रहा है केशवानंद भारती के मामला में। एक बार फिर से हम इस टॉपिक को रिवीजन करके देखते हैं कि क्या संसद जो है मूल अधिकार में
संशोधन कर सकती है कि नहीं। मूल अधिकार में संशोधन के समझने के लिए हमको कुछ केस को समझना होगा। एक तो है शंकरी प्रसाद जो 1951 का मामला है, दूसरा केस है सज्जन सिंह जो 1965 का मामला है, और तीसरा केस है गोलकनाथ जो 1967 में है, और चौथा है केशवानंद भारती जो 1973 का मामला है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू 1951 में भूमिहीनों को ज़मीन देने के लिए ज़मींदारों के ज़मीनों को खरीदना, कानूनी रूप से अधिग्रहण करना शुरू किए, तो वे लोग कोर्ट चले गए और संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन के खिलाफ कोर्ट चल गए कि जो हमारा ज़मीन है वो राइट टू प्रॉपर्टी है और सरकार ये अधिग्रहण कर रही है तो ये अवैध है। लेकिन शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि यदि संसद समान विधियों से मूल अधिकार में संशोधन करता है तो ये तो अवैध होगा, किंतु अगर अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके संशोधन कर रहा है तो ये वैध होगा। इस तरह से संविधान में मूल अधिकार में संशोधन का अधिकार तो मिल गया। इसके बाद आया केस सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य जो आया 1965 में। इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद में दिए गए निर्णय को बनाए रखा, लेकिन इसमें एक नया मोड़ तब आया जब आप देखेंगे गोलकनाथ के केस में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में 2 साल के बाद केस आया और इसमें 11 न्यायाधीशों के बेंच बैठी और उसमें 6-5 के बहुमत से निर्णय किया कि संसद जो है अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके भी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। इसके बाद इस तरह से कह सकते हैं कि गोलकनाथ के मामलों ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में दिए गए निर्णय को एकदम पूरी तरह से पलट दिया। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1963 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि संसद जो है अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके संविधान फंडामेंटल राइट में मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। लेकिन इसी के साथ एक नया टर्म जोड़ दिए कि संशोधन तो कर सकती है लेकिन जो आधारभूत ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है, और ऐसे आधारभूत ढांचा का कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं किया। इसके लिए एक जांच के कमेटी बनाए, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट उस कमेटी को भंग कर दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण और इसका प्रकार कि वर्गीकरण और प्रकार किस प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण का अर्थ है कि कौन से अधिकार मूल अधिकार जो हैं केवल नागरिकों के प्राप्त है और कौन से मूल अधिकार हैं जो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अब प्रकार का मतलब है कि वो कितने प्रकार के दिए गए हैं। तो हम अगले वीडियो में इसको मिटाकर हम इस बात को मेंशन कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के स्थगन और निर्बंधन को पढ़ लिया था। अब इसका वर्गीकरण था। वर्गीकरण में दरअसल हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वर्गीकरण में हमको ये देखना था कि कौन से मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होंगे और कौन से मूल अधिकार जो भारतीय और गैर नागरिक हैं दोनों को प्राप्त होंगे। और प्रकार में देखना था कि ये कितने प्रकार से दिए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं मूल अधिकार के वर्गीकरण के। मूल अधिकारों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ ही पॉइंट्स को उठाकर आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक है लाभार्थियों के आधार पर कि केवल वैसे अनुच्छेद जो कि भारत के नागरिकों को ही केवल प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, और वैसे मूल अधिकार जो भारतीय हैं और गैर भारतीय हैं और भारत में रह रहे हैं फ़िलहाल, उन दोनों को कुल मिलाकर दोनों को प्राप्त हो। तो जैसे में अनुच्छेद देखेंगे आपका 14 है, 14 के बाद आपका अनुच्छेद 20 है, 20 इसके बाद अनुच्छेद 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। यहाँ के बाद एकदम रेगुलर हो जाता है। अनुच्छेद 14 के बाद अनुच्छेद 20 के बाद एकदम रेगुलर 28 तक है। इसके वजह से इसको याद करना आसान हो जाता है।
अगला है लागू होने की प्रक्रिया के आधार पर कि कुछ अनुच्छेद जो मूल अधिकार में दिए गए हैं वो जो स्वतः से लागू हो जाते हैं, जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, ये सब स्वतः लागू हो जाते हैं और शेष जो है उनके लिए संसद को विशेष कानून बनाना पड़ता है लागू करने के लिए। जैसे अनुच्छेद देखिए 15(2), 17, 18(3) से लेकर 18(4), अनुच्छेद 21(a), 23 और 24। इस बार एक बार हम इसको फिर से समझते हैं, इसका वर्गीकरण कि लाभार्थियों के आधार पर इसका वर्गीकरण भी किया जा सकता है जो केवल भारतीयों को प्राप्त हो, जैसे में 15, 16, 19, 29 और 30। और कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय प्लस गैर नागरिक दोनों को प्राप्त हैं, जैसे में अनुच्छेद 14, 19, 21, 21(a), 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। और कुछ जो है लागू होने की प्रक्रिया के आधार पर, जैसे में कोई अगर कुछ मूल अधिकार जो हैं जो स्वतः लागू हो जाते हैं, जैसे में अनुच्छेद 14, 19 और 20। और कुछ के लिए संसद को विशेष कानून बनाना पड़ता है, जैसे में अनुच्छेद 15(2), 17, 18(3), 18(4), 21(a), 23 और 24। अब हम प्रकार देखते हैं। मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स का जो प्रकार था वह 7 प्रकार से दिए गए थे, लेकिन बाद में इसे एक को हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, को हटा दिया गया या फिर कहें उसके फंडामेंटल राइट के श्रेणी से बाहर कर दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया जो अनुच्छेद 300(a) में है। और ये 6 मूल अधिकार यहाँ देखिए इस प्रकार से है। पहला है समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 29 के बीच है, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच है, और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है, और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि मूल संविधान में मूल अधिकार 7 प्रकार के दिए गए थे, जो भी वर्तमान में 6 ही हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से उसे मूल अधिकार के श्रेणी से बाहर कर दिया गया और कानूनी अधिकार में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत अंतःस्थापित कर दिया गया। और अभी वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। पहला समता के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच है। और चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 28 से लेकर 29 से लेकर 30 के बीच है, और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो है अनुच्छेद 32। इस प्रकार से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के एक पार्ट को कवर कर लिया है। अब हम इसके विस्तार से एक एक करके समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार को विस्तार से एक एक करके हम लोग एक बढ़िया डिटेल से पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे मूल अधिकार से बहुत ज़्यादा परीक्षा में सवाल देखे जाते हैं। इसलिए हम लोगों इसको एक एक करके विस्तार से पूरे तरह से पढ़ लेंगे, हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो इस तरह से मूल अधिकार का एक पार्ट आपका समाप्त होता है। मैं विदा लेता हूँ। लव सर, जय हिंद।